बादलों में जादुई दो अनार का घर। रौनकपुर के एक छोटे से गांव में कल्याणी अपनी बेटी चंदा के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद कल्याणी के कंधों पर ही घर और बेटी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए कल्याणी ने घर पर ही सिलाई का काम करना स्टार्ट किया, लेकिन गांव में उसे सिलाई के बहुत कम ही पैसे मिलते थे। चंदा अभी स्कूल में पढ़ रही थी। चंदा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपने कक्षा में प्रथम आया करती थी। चंदा का पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने का सपना था। एक दिन कल्याणी सिलाई कर रही थी, तभी चंदा आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो टीचर फीस के लिए बोल रही थी 2 महीने से ज्यादा हो गया है और इस बार आपने अभी तक फीस नहीं दिए हैं। वो कह रहे थे इस बार फीस नहीं दिया तो वो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरे टीचर से बात करती हूँ। फिर अगले दिन कल्याणी चंदा के स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से बोलती है, नमस्ते मैडम। मैं वो कह रही थी कि कृपया आप मेरी बेटी को अपने स्कूल से मत निकालिए। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ही शौक है और देखिएगा एक दिन वो पढ़ लिख कर इस स्कूल के साथ साथ पूरे गांव और देश का नाम रोशन करेगी। वो सब तो ठीक है कल्याणी जी, लेकिन घोड़े और घास की कभी दोस्ती हुई है? अगर घोड़ा घास खाना बंद कर देगा तो वो भूखा नहीं मर जाएगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैडम, मेरा यकीन करिए, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए कल्याणी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। मैं आपके लिए उसे तो नहीं बदल सकती हूँ ना, और ना ही उसके खिलाफ जा सकती हूँ। मैं आपकी बेटी को अपने स्कूल में फ्री तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी। आप अपनी बेटी को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देती? नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। आप बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं फीस जमा करा दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर कल्याणी घर तो आ जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपनी बेटी का फीस कैसे भरे। तभी उसकी नजर उसके सिलाई मशीन पर जाती है। क्यों ना मैं इस सिलाई मशीन को ही बेच दूं? आखिर यह मेरे किस काम की है? इस सिलाई मशीन से इतना काम भी नहीं हो पाता है जिससे मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा करा पाऊं। ये सोचकर कल्याणी शहर जाकर अपनी सिलाई मशीन को बेच देती है और फिर उससे मिले पैसों को चंदा के स्कूल में जमा करा देती है। लेकिन अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचता है। 4 दिन हो गए थे, लेकिन कल्याणी ने कुछ नहीं खाया था। वह बस अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करती थी और खुद उसी चावल का मार पीकर सो जाया करती थी। एक दिन, माँ, आज मेरा खीर खाने का बहुत मन है, क्या आप आज मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना दोगी? कितने दिन हो गए आपने खीर नहीं बनाई। मेरी बिटिया का खीर खाने का मन है तो वो जरूर खाएगी। कल्याणी काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर बाजार में अनार बेच रही एक औरत पर जाती है, जो अनार बेच रही थी और लोग उससे उसके खूब सारे अनार खरीद रहे थे। अरे, अगर ये औरत होकर यहाँ पर बाजार में फल बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं? मेरे आंगन में तो अनार का पेड़ भी है और उसमें सुंदर सुंदर लाल लाल अनार भी लगे हैं, तो क्यों न मैं उस अनार को तोड़कर यहाँ बाजार में उसे बेचूं? ये सोचकर कल्याणी घर आकर अपने अनार के पेड़ से खूब सारे अनार को तोड़कर शहर ले जाकर बेचने लगती है। कल्याणी के पेड़ों का अनार बहुत ही अच्छे और मीठे थे, इसलिए उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। कल्याणी अब अपनी बेटी चंदा की सारी जरूरतों को बहुत ही अच्छे से पूरा कर पा रही थी। ऐसे ही उसके दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन तभी उसकी खुशियों को जाने किसकी नजर लग जाती है। शाम को जब कल्याणी फल बेचकर घर वापस आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद चंदा अनाथ हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद चंदा खुद को संभालकर पहले की तरह ही स्कूल जाने लगती है, क्योंकि जल्दी ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब चंदा स्कूल पहुंचती है, तभी उसे पता चलता है
कि परीक्षा में बैठने से पहले सभी बच्चों को उसकी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर चंदा सोच में पड़ जाती है। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत जो भी पैसे थे वो भी घर के राशन लाने में खत्म हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने घर की जरूरतों को भी पूरा कर सकूं। अब मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? चंदा ये सोच ही रही होती है, तभी उसके घर पर धनीराम आता है और चंदा से बोलता है, अरे चंदा बेटी, कैसी हो? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत ही भली औरत थी बेचारी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, तुम्हारी माँ जो मंडी में अनार बेचती थी, वाकई वैसे मीठे अनार मंडी में किसी के भी नहीं है। इतनी गर्मी में भी बिना किसी खाद के तुम्हारे आंगन के इस अनार के पेड़ में इतने सुंदर सुंदर और लाल लाल अनार हैं। बेटा, इस समय अनार की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे इन पेड़ों के सारे अनार खरीदने आया हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दे रहा हूँ। ये सुनकर चंदा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। 50,000 रुपए? इससे तो मेरी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। और तो और इन पैसों से मैं अपने पूरे स्कूल के 1 साल की फीस एक ही बार में भर सकती हूँ। ठीक है धनीराम जी, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, ये लो 20,000 रुपए एडवांस। अब बाकी के पैसे मैं कल आकर दे दूंगा और मैं कल ही ये सारे फल तोड़वा कर शहर भेज दूंगा। जब तक तुम इस फल की रखवाली करना। इतना बोलकर धनीराम चला जाता है। इधर चंदा भी खुशी खुशी उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और अपनी जरूरतों की सारी चीजें खरीद कर ले आती है। अब तो कल स्कूल जाकर अपनी फीस भी भर दूंगी और पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। लेकिन चंदा की ये खुशी बस कुछ ही पल की थी। चंदा जब रात में अपने घर में सो रही थी, तभी उसके आंगन में कुछ चोर घुस आते हैं और उसके अनार के पेड़ों के सारे अनार तोड़कर ले जाते हैं। सुबह होते होते उसके अनार के पेड़ का सारा अनार साफ हो जाता है। इधर इन सब बातों से अनजान चंदा स्कूल जाकर अपनी सारी फीस जमा कर देती है। शाम को जब धनीराम चंदा के घर फल तोड़ने आता है तो देखता है कि बगीचे में तो एक भी फल लगा ही नहीं है। फल तो पहले से ही टूट चुका है। ये चंदा की बच्ची तो बहुत चालाक निकली। मुझसे पैसे भी ले लिए और रात भर में ही सारे अनार बेच दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो गुस्से से चंदा को आवाज लगाता है, चंदा, तुमने सारे फल रातों रात में किसे बेच दिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल आपने ही तो मेरे पेड़ के सारे फल का सौदा किया था, फिर भला मैं किसी और को क्यों बेचूंगी? वाह, पढ़ लिख लेने का यही फायदा होता है। बड़ी आसानी से तुम किसी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चल जल्दी से मेरे पैसे दे। अगर तुझे किसी और को फल बेचना था तो तुमने मुझसे पैसे लिए ही क्यों? देखिए सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है रात में कोई चोर आकर फल तोड़ कर ले गया हो। मेरा यकीन करिए, मैंने किसी और को फल नहीं बेचा। वो सब मैं नहीं जानता। तुम मुझे कहीं से फल ला कर दो या फिर मेरे पैसे वापस करो। मैं तुम्हारी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकता। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? मैं तुम्हें 2 दिनों का समय दे रहा हूँ, फिर मैं अपना पैसा 2 दिनों के बाद लेने आऊँगा। चंदा यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतने सारे पैसे कहां से लेकर आएगी। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वह सेठ के पैसे कहां से देती। वह यही सब सोचते सोचते नदी के किनारे जा पहुंची। तभी उसे वहां सोने की सीढ़ियां दिखाई दी जो कि बादलों की तरफ जा रही थी। अरे ये क्या, कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ियां नहीं थी, पर आज अचानक यहाँ पर ये सीढ़ियां कहाँ से आ गई? एक बार इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ कि आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है। ये कहते हुए चंदा उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते कुछ ही देर में वो बादलों में पहुँच जाती है, जहाँ उसे 2 अनार का खूबसूरत घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी पहले अनार के घर से आवाज आती है, चंदा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। इतना धन दौलत कि तुम्हें जिंदगी में कभी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सदा के लिए मेरे घर में ही रहना होगा।
इतने में ही दूसरे अनार के घर से आवाज आती है, चंदा तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है और तुम यहाँ से उन पैसों को लेकर अपने घर भी जा सकती हो। अब बताओ तुम कौन से अनार के घर में आना चाहोगी? चंदा ने कुछ देर सोचकर उन दोनों जादुई अनार के घर से कहा, हे जादुई अनार के घर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न ही मुझे धन दौलत चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही सिखाया है इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे अनार के घर की बात मानकर उनके घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद चंदा जैसे ही दूसरे अनार के घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे उस घर के अंदर ढेर सारा रुपया, सोना चांदी और ढेर सारे हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं। यह देखकर चंदा हैरानी से बोलती है, हे जादुई अनार के घर, आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। चंदा मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वह जादुई सीढ़ियाँ बनाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। तुम पैसों की वजह से इतनी परेशान थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पहले जादुई अनार के घर की बात ना मानकर मेरी बात मानी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई अनार घर की बात सुनकर चंदा बहुत ही खुश होती है और फिर जादुई अनार के घर का धन्यवाद कर वहाँ से ढेर सारे सोना चांदी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है। और घर आकर वह सबसे पहले 50,000 रुपए धनीराम मंडी वाले को दे देती है और उसके बाद बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है और जल्दी ही वह एक बहुत बड़ी कलेक्टर बनकर अपने गांव और देश की सेवा करने लगती है। जादुई 3 फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बांझ औरत रहती थी। सावित्री का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन सावित्री काकी जब सोकर उठी, तभी उनके घर के आगे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे, ये सुबह सुबह यहाँ किसका बच्चा रो रहा है? मेरे घर के आसपास तो यहाँ और कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा आखिर किसका हो सकता है? सुनैना काकी जब पास जाकर देखती है तो वहाँ 3 खूबसूरत बच्चियाँ एक साथ रो रही थी। अरे, 3 बच्चे, वो भी यहाँ इस हालत में? आखिर ये किसके बच्चे हो सकते हैं? अरे रे, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चलो मुंह बंद करो। और फिर सावित्री तीनों बच्चों को उठाकर अपने घर में ले आती है। घर में आते ही तीनों बच्चियां चुप हो जाती है और खेलने लगती है। सावित्री काकी उन्हें घर में सुलाकर उस बच्ची के माता पिता का पता लगाने गांव में जाती है, लेकिन उस बच्चे का माता पिता का कोई पता नहीं चलता है। शायद यह भगवान की बिटिया है और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं ही इसकी देखभाल करूं। आज से ये तीनों मेरी ही बेटी है। यह सोचकर सावित्री काकी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। 15 साल बाद सावित्री काकी अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी है और सावित्री काकी की तीनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी है। सावित्री काकी ने तीनों बेटियों का नाम सोना, रूपा और सुहाना रखा था। एक दिन सावित्री काकी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, ये लो पानी और ये रही आपकी दवाई। माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आखिर हम सब आपके किस दिन काम आएंगे? हाँ माँ, बहुत हो गया, अब से आप घर में आराम करोगी और हम तीनों बहनें काम करने जाएंगे। पर बेटी, तुम लोग तो अभी बहुत छोटी हो, भला तुम्हें काम कौन देगा? अम्मा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आप आराम करो। मैं और सोना दोनों बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं। सुहाना, तुम माँ के पास रहकर माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। निराश होकर जब वो शाम को घर की तरफ लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मासूम हिरन घायल अवस्था में दिखाई देती है। अरे, लगता है यह हिरन बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए।
और फिर दोनों बहनें उस हिरन को उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उसे खाना भी देती है। सभी बहनें मिलकर उस हिरन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों बाद हिरन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और एक दिन वह हिरन बाहर भागने लगती है। अरे दीदी, वह देखो, हमारी हिरन भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो, शायद वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाह रही हो। कुछ दिनों बाद वही हिरन वापस घर लौटकर आती है। सोना उसे खाना खिलाती है, लेकिन वह हिरन कुछ भी नहीं खाती है। अरे क्या हुआ हिरन रानी, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? लगता है ये हिरन हमें कहीं ले जाने के लिए आई है। क्या हुआ हिरन, कहाँ ले जाना चाहती हो हमें? तभी वह हिरन वहाँ से भागने लगती है। दीदी जल्दी चलो, हमें इस हिरन के पीछे जाना चाहिए। और फिर इस तरह तीनों बहनें हिरन का पीछा करते हुए भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर यह हिरन हम सबको इस घने जंगल में क्यों लेकर आ गई है? कहीं ये हिरन कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो, पता नहीं ये हिरन हमें इस जंगल में क्यों लेकर आ गई है। मुझे तो अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। दीदी हमें अब किसी तरह यहाँ से वापस लौटना चाहिए, चलो घर की तरफ चलते हैं। और फिर तीनों बहन घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक उसके आगे वही हिरन प्रकट हो जाती है। यह देखकर तीनों बहनें डर जाती है। दीदी ये हिरन तो चुड़ैल निकली, अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। दीदी कौन हो तुम, आखिर चाहते क्या हो हमसे, और हमें यहाँ इस तरह क्यों लेकर आई हो? तभी वह हिरन एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हो तो यूँ हम तीनों को धोखे से इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो? मैं तुम तीनों बहनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पहले तुम तीनों बहनें शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं परीलोक की नैना परी हूँ और परी किसी के साथ बुरा नहीं करती है। मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ आओ। और फिर इस तरह परी उन तीनों बहनों को अपनी जादुई शक्तियों से उड़ाते हुए बादलों के बीचों बीच बने परीलोक में ले जाती है, जहाँ एक बहुत ही बूढ़ी बीमार परी बरसों से मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मेरी बच्ची हो नैना, नैना तुम मेरी तीनों बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आई हो। मेरी बेटी आ गई है क्या? हाँ बड़ी परी माँ, मैं आपके तीनों बेटियों को ले आई हूँ। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं नैना परी, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैंने अपनी बेटियों को देख लिया, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। खुश रहना मेरी बच्ची हो। इतना बोलकर वह बूढ़ी परी वहीं मर जाती है। तीनों बहन यह सब हैरानी से देख रही होती है। तभी रूपा बोलती है, यह सब क्या हो रहा है? हम तीनों आप लोगों को नहीं जानते और ना ही हम इस परीलोक की बेटियां हैं। हम तीनों की माँ तो पृथ्वी पर है और मेरी माँ का नाम सावित्री है। उन्होंने ही हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और हम तीनों उन्हीं की बेटियां हैं। खबरदार जो हम सबको जबरदस्ती यहाँ कैद करने की कोशिश की तो। हाँ, हम सब सावित्री माँ की ही बेटियां हैं, तुम हमें बहकाने की कोशिश मत करो। सोना, रूपा और सुहाना, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ ना तो तुम्हें जबरदस्ती कैद करने के लिए लाई हूँ, न ही हम तुम पर किसी तरह का कोई दबाव बनाना चाहते हैं। तुम अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहती थी। यह घटना आज से ठीक 15 साल पहले की है, जब परीलोक पर दुष्ट चुड़ैलों ने हमला कर दिया था। उन चुड़ैलों से तुम सबकी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पृथ्वी पर एक गांव में ले जाकर तुम सबको वहीं छोड़कर आ गई थी और फिर सभी परियां एकजुट होकर उस चुड़ैल से मुकाबला करने लगी। 15 साल तक हम सब परियों ने डटकर चुड़ैलों का मुकाबला किया और फिर 15 साल बाद हम परियों ने मिलकर उन चुड़ैलों से अपने परीलोक को आजाद करवा लिया। हमारी बड़ी परी रानी यानी कि तुम सब बहनों की माँ का अहम योगदान था।
लेकिन अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं रही। तुम्हारी माँ तुम तीनों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम तीनों बहनों के लिए 3 बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक का घर बनाया है और अब समय आ गया है उस फ्रॉक घर को तुम्हें सौंप दिया जाए। तुम्हारी माँ की यही अंतिम इच्छा थी। तीनों बहनें बहुत ही हैरानी से नैना परी की बातें सुन रही थी। तभी नैना परी अपनी जादुई छड़ी से 3 छोटे छोटे फ्रॉक घर तीनों बहनों को देते हुए बोलती है, यह कोई मामूली फ्रॉक का घर नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक का घर है। इस तीनों फ्रॉक को किसी खुले मैदान में रख देना, फिर तीनों एक विशाल फ्रॉक का घर बन जाएगा और फिर तुम तीनों इस जादुई फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह नैना परी का धन्यवाद कर जादुई फ्रॉक का घर लेकर बादलों से उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और फिर अपनी दूसरी माँ सावित्री को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर सावित्री रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों के प्यार में स्वार्थी हो गई थी। मैंने तुम सबसे सच्चाई छुपा कर रखी कि तुम सब मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि यह सब जानने के बाद कहीं तुम सब मुझे छोड़कर न चली जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारी असली माँ बड़ी रानी परी ही है। नहीं अम्मा, आप माफी मत मांगो, हम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज से आप ही हम सबकी माँ हो। आओ माँ, चलो मेरी माँ के दिए जादुई फ्रॉक के घर में चलते हैं। और फिर इस तरह तीनों बहनें अपने जादुई फ्रॉक के घर के अंदर जाती है। फ्रॉक के घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह घर बहुत ही अद्भुत था। घर में जाते ही सावित्री काकी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई 3 फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।